आज जो हम लोग का टॉपिक है, कल हम लोग पढ़े हुए थे ना मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में 4 चीजें हम लोगों ने जो गूढ़ बातें थी उसको हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, मेसोपोटामिया के जो लोग होते हैं उनकी जो लिपि है बातचीत करने का पढ़ने का वो कौन सी लिपि था, किलाक्षर लिपि था। हम लोगों ने ये भी देखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लोगों का जो एक तरह से समझिए अर्थ होता है, मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है तो क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। हम लोगों ने ये भी देखा कि मेसोपोटामिया अकेला एक बहुत बड़ा सभ्यता नहीं था, मेसोपोटामिया सभ्यता को बड़ा बनाने में 3 और सभ्यताओं का भी हाथ था, जो तीनों मिलकर के एक बड़ा सा बृहद जो है सभ्यता का निर्माण किया था, यानी कि असीरियन सभ्यता, उसके बाद सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता। 3 तरह के सभ्यता हम लोगों ने बताया था, आपको शायद पता होगा, कल आए थे। अच्छा, तो 3 तरह के सभ्यता से मिलकर के एक बड़ा सा सभ्यता बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार मेसोपोटामिया का जो खासियत है, मेसोपोटामिया सभ्यता की जो कुछ विशेष बातें हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और साथ ही जो 3 सभ्यता हम लोगों को बचा हुआ था उन सब के बारे में भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वो क्या देखने के लिए जा रहे हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो आपको 3 सभ्यताओं से मिलकर के बना हुआ। कितने से? 3 सभ्यताओं से मिलकर बना हुआ था। पहला जो था आपको हमने बताया था सुमेरियन सभ्यता, क्या हमने बताया था, सुमेरियन सभ्यता। दूसरा जो हमने बताया था असीरियन सभ्यता, क्या हमने बताया था, असीरियन सभ्यता। और थर्ड नंबर जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबीलोनियन, क्या बोलते हैं, बेबीलोनियन सभ्यता। ये 3 तरह के सभ्यता से मिलकर के एक जो बड़ा सा जो इतना दूर का जो एरिया होगा, इसी एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, मेसोपोटामिया कहेंगे। क्या कहेंगे, मेसोपोटामिया। यह हम लोगों ने कल देखा था। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार मेसोपोटामिया का जो खासियत जो था वो क्या था। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि मेसोपोटामिया 3 सभ्यताओं से मिलकर बना था, जिसमें से एक सभ्यता था बेबीलोनियन सभ्यता। हमने क्या बताया, एक सभ्यता का क्या नाम था, बेबीलोनियन सभ्यता। तो बेबीलोनियन सभ्यता में याद रखिएगा खासियत क्या था, यानी इस सभ्यता की, इस सभ्यता की और इस सभ्यता की, तीनों सभ्यता को पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे। तो बेबीलोनियन सभ्यता का खासियत क्या था, याद रखिएगा दोस्तों। आज जो हम लोग सभ्यता हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भारत का है, तो ये एक तरह से अधूरा सत्य हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जहाँ तक लिखित संविधान की बात में करते हैं तो ज्यादा ना सही, परंतु हम लोग आज से नहीं, लिखित संविधान आज से हजारों साल पहले जो है हम लोग के पास साक्ष्य की जो है प्राप्ति हो चुकी थी। जैसे कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले बेबीलोनियन सभ्यता का खासियत अध्ययन जो हम लोग करेंगे उसमें क्या है, देखिए हम्मुराबी का विधि संहिता, हम्मुराबी का विधि संहिता, इसके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा हम्मुराबी आखिरकार था कौन, हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि हम्मुराबी जो है आपको बेबीलोन सभ्यता का 6वां राजा था। याद रखिएगा बेबीलोन जो हमने बताया था, बेबीलोन सभ्यता का जो है 6 नंबर का जो राजा था, जिसको हम लोग शासक बोलते हैं, 6 नंबर का जो शासक था उसका क्या नाम था, तो हम्मुराबी नाम था। क्या नाम था दोस्तों, हम्मुराबी था। और यही हम्मुराबी जो है आपको क्या किया था, एक विधि संहिता बनाया था। दोस्तों याद रखिएगा, हम लोगों ने ये 3 सभ्यता देखा था, इन सभ्यताओं में क्या था, कोई लिखित सभ्यता इस जगह पे नहीं होने के कारण सब समाज में कई भागों में टूट चुका था, कई सामंतों में टूट चुका था, प्लेबियन वर्गों में टूट चुका था, पैट्रिशियन वर्गों में टूट चुका था। दोस्तों आपको पता होगा कि पैट्रिशियन वर्ग जो है उच्च वर्गों को बोला जाता था, ज्ञानी लोगों को बोला जाता था, जो बुद्धिमान व्यक्तियों का एक समूह होता था उस सभ्यता में, सुमेरियन सभ्यता में, उनको क्या बोला जाता था, पैट्रिशियन वर्ग के नाम से उसको जानते थे। दोस्तों उसी के विपरीत जो है हम जानते हैं प्लेबियन एक
वर्ग होता है जिनको गरीब, मजदूर और अशिक्षित लोगों का एक जो कृषक, जो छोटे तबके के जो कृषक होते हैं उन तबकों के लोगों को हम क्या बोलते थे, तो प्लेबियन वर्ग बोलते थे। और अक्सर वो प्लेबियन वर्ग पे जो थे हमेशा भारी क्यों रहते थे, तो पैट्रिशियन वर्ग हमेशा भारी रहते थे और बहुत तरह की क्या है इसमें विडंबनाएं थी। लेकिन यही कुछ हद तक यही सिस्टम यहाँ भी था। चूंकि राजतंत्र था तो आपको पता होगा राजतंत्र में कैसा होता था, राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था, उनके मंत्रियों के द्वारा हुकूमत किया जाता था और मंत्री और उसके मंत्री परिषद इस तरह का कोई डिस्कशन या कोई डिसीजन निकालते थे, उसी के अनुसार राजा अपना कार्य करते थे। कभी कभी राजा अपने मंत्रियों के बिना कोई कार्य नहीं करते थे, बिना सलाह किए, है ना। कोई राजा ऐसा होते थे कि मंत्रियों की बिना परवाह किए अपने इच्छा अनुसार कार्य करते थे। उसी तरह के शासकों में से ये दो सभ्यताओं में से एक था। लेकिन दोस्तों हम जब बेबीलोन की बात करते हैं तो बेबीलोन का जो सभ्यता था एक समझ लीजिए एक शिक्षित सभ्यताओं में से एक था। और बेबीलोन सभ्यता का जो राजा हुआ था वो शुरुआत से ही, शुरुआती दौर का जो राजा था वो थोड़े से पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादियों से ग्रसित थे, परंतु 5वें और 6वें नंबर के जो राजा थे बहुत ही ज्यादा समझदार और जनता के प्रति उदारवादी और जनता के प्रति जो है स्वामी जो है जो व्यक्तिगत तौर पे जो स्वामी का जो एक अर्थ होता है उसको निर्देशित करते थे और उसका पालन करते थे। वो जनता के लिए, प्रजा के लिए हमेशा दुख और सुख में खड़े होते थे और उनकी सुख और सुविधाओं का भरसक ख्याल रखते थे। अपने मंत्रियों को बेशक को न सुने, परंतु अपने जो प्रजा थी उनकी दुख को पहले वो सुनते थे, क्योंकि कभी कभी मंत्री वास्तविकता को उझला भी सकता है, परंतु जो उनके जो प्रजा होते थे वो व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर उनकी दुख का निपटारा करते थे। और इसलिए इनको जो है जो जितने भी यहाँ बेबीलोन की जितने भी जो प्रजा थे, अपने 6वें नंबर के जो राजा थे जिसको हम हामुराबी बोलते हैं, बड़ा प्यार और बड़ा सम्मान और बड़ा अच्छे से उनके साथ ये करते थे। बहरहाल उन्होंने कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अगल बगल में कुछ जो है कुछ दुराचार होता रहे तो उसका कुछ न कुछ छींटा जो है आपको अगल बगल वालों पे भी पड़ ही जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी तालाब में अगर पत्थर मारिएगा तो अगल बगल में भी अगर कोई है तो उसको भी वो छींटा जो है उस पानी का पड़ ही जाएगा। तो वैसा ही हुआ था, हमारे अगल बगल में जो थे सुमेरियन और असीरियन सभ्यता भी कुछ ऐसे ही थे जिसका प्रभाव थोड़ा बहुत जो इस पर भी पड़ ही जाता था। परंतु हामुराबी जो राजा थे, समझदार और शिक्षित राजा थे, इन्होंने अपना एक नियम बनाया और अपने मंत्रियों से कहा कि हमारे पास एक कोई कानून होना चाहिए जिसके तहत हम अपने राजा होने का दायित्व को क्या करें, पूरा कर सके और अपनी जनता का वास्तविक रूप से सेवा कर सके। क्योंकि कोई गलती करे, और जैसे पैट्रिशियन वर्ग के और प्लेबियन वर्ग की मैंने अभी चर्चा किया है, तो प्लेबियन वर्ग के जो लोग होते थे वो छोटे तबके के लोग होते थे और पैट्रिशियन वर्ग के जो लोग होते थे वो बड़े तबके के लोग होते थे। लेकिन जब कोई दंड की बात आए तो पैट्रिशियन वर्ग के लोग अगर सेम गलती करे और प्लेबियन वर्ग के लोग भी वही गलती करे तो, लेकिन दोनों में जो सजा की जो प्रावधान था दोनों अलग अलग थे। यानी कि पैट्रिशियन वर्ग को अलग सजा और प्लेबियन वर्ग को अलग सजा की बात होती थी। इस विडंबना को खत्म करने के लिए हामुराबी ने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया और उन्होंने एक संहिता बनाया जिसको हम लोग हामुराबी का विधि संहिता के नाम से जानते हैं। आखिरकार वो विधि संहिता क्या है दोस्तों, हम उसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हामुराबी ने एक अपने मंत्रियों से आदेश दिया कि ये लिखित संविधान का ये जो है क्या करे, निर्माण करे। याद रखिएगा ये जो विधि संहिता लिखा गया था दोस्तों 8 फुट के काले पत्थर, क्या हुआ, क्या देखा, हाँ चलिए तो 8 फुट के काले पत्थर पर जो है दोस्तों क्या किया गया था, 8 फुट के काले पत्थर पर जो है उसको उकेरा गया था। संविधान को इस 8 फीट के काले पत्थर पर लिखवाया गया था, जो आज भी जो है कहाँ पे, तो पेरिस के, याद रखिएगा पेरिस में एक म्यूजियम है जिसको हम लोग लूव्रे, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, लूव्रे। पेरिस के लूव्रे म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है।
दोस्तों 8 फुट के काले पत्थर पर उन्होंने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था, और वो लिखित संविधान जो है वो आज भी पेरिस के लुवरे नाम के जो म्यूजियम है उसमें आज भी सुरक्षित है। अब उसमें याद रखिएगा 8 फुट के जो काले पत्थर पर संविधान लिखा गया था उसमें कितने जो है पंक्ति थे, तो याद रखिएगा 3600 पंक्तियों में, याद रखिए कितने पंक्तियों में, 3600 पंक्तियों में संविधान को लिखा गया था। कितने? 3600 पंक्तियों में संविधान को लिखा गया था, और उसमें धाराएं कितनी थी, तो याद रखिएगा 285, उसमें जो धाराएं थी कितने, 285 धाराएं थी। तो ये जो इसकी जो खासियत है दोस्तों कि लिखित संविधान होने का जो गौरव प्राप्त है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान की बात करते हैं, है ना, या संविधान की बात करते हैं तो बोलते हैं भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो असलियत में हम लोग जाने तो ये जो विधि संहिता है एक लिखित संविधान ही थी। हाँ, ये बहुत ज्यादा बड़ा संविधान नहीं था, लेकिन इसमें कानून भी कम थे और उसकी धाराएं भी कम थी, लेकिन जो लिखा गया था 8 फुट के काले पत्थर पर लिखा गया था, और वो पत्थर आज भी आपको इस म्यूजियम में रखा गया है। और ये इसकी सबसे बड़ी क्या थी दोस्तों, खासियत थी, जो ये साबित करता है कि राजतंत्र भी जो है एक संविधान के अनुसार चलाया जा सकता था। और ये चीज जो साबित करके दिखाया, किसने साबित किया है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता के एक जो सभ्यता थी जिस पर बेबीलोन बोलते, उसने इस चीज को साबित करके दिखाया। ये इसकी क्या थी दोस्तों, ये इसकी क्या थी, खासियत थी। खासियत इसकी ये थी क्या, तो हथुआली में विधि संहिता। दूसरा शब्दों में हम दोस्तों ये अगर कहें कि दूसरी खासियत क्या है, पहली खासियत ये था विधि संहिता, और दूसरी खासियत क्या थी दोस्तों, उसकी बात हम करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं, जो जीके के अंतर्गत पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि दुनिया में अजूबा पढ़ते हैं ना, दुनिया का 7वां अजूबा हम लोग ताजमहल का नाम लेते हैं। जैसे कोई बोले विश्व का दुनिया का 7वां अजूबा कौन सा है, तो हम लोग आराम से बोल देते हैं किसको, तो भारत का एक ताजमहल, ये हम लोग को गौरव प्राप्त है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा विश्व का एक और जो है बहुत बड़ा आश्चर्य है, विश्व का सबसे बड़ा अजूबा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो झूलता हुआ बाग। झूलता हुआ बाग, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जो झूलता हुआ बाग है ये वहां का एक खासियत है। किसका, बेबीलोन सभ्यता का एक और खासियत जो बात हमने कहा वो क्या था, झूलता हुआ बाग। ये जो झूलता हुआ बाग हमने बोला है, दूसरा खासियत क्या बोला, झूलता हुआ बाग। ये झूलता हुआ बाग किसने बनाया था, तो याद रखिएगा बेबीलोन का ही राजा ने बनाया था। किसके लिए, तो याद रखिएगा उस राजा का जो द्वितीय राजा थे जिसका नाम था नेबुसरेजर। नेबुसरेजर ने, याद रखिएगा एक है कि अक्सर जो पुराने राजा राजतंत्र में राजा होते हैं, अक्सर कोई अजूबा चीज होते हैं ना, अपने पत्नियों के नाम से अक्सर खाते हैं। तो उन्हीं में से याद रखिएगा एक, जैसे हमने ताजमहल की बात करें, शाहजहां ने किसके लिए बनवाया था, तो अपने पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया हुआ था। ठीक इसी तरह से झूलता हुआ जो बाग की बात हम लोग अगर चर्चा करें, तो ये झूलता हुआ बाग भी जो है नेबुसरेजर ने, जो बेबीलोन का राजा था, उन्होंने अपनी पत्नी, याद रखिएगा उसकी पत्नी उपक्षत्र की पुत्री थी, बहुत सुंदर थी, और उनकी ये एक इच्छा पूरी करने के लिए नेबुसरेजर ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पे, तो बेबीलोन में, कहाँ पे, बेबीलोन में एक बहुत ही बड़ा अजूबा का निर्माण करवाया, जिसको हम लोग झूलता हुआ बाग के नाम से जानते हैं। वो आज भी दोस्तों मौजूद है और विश्व की विरासतों में, विश्व की प्राचीन विरासतों में से एक है, और इसको विश्व की जो है गरिमा प्राप्त है ना। झूलता हुआ बाग ये कहाँ का है, तो ये आपको बेबीलोन के ही है। इसकी रचना किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, तो नेबुसरेजर ने, जो बेबीलोन का ही राजा था। ये इसकी जो खासियत थी। तो ये तो हम लोग ने देखा आपको बेबीलोन की और मेसोपोटामिया की खासियत। अब आप कहिए सर कल आपने बताया नहीं था उसके बारे में, मिस्र के बारे में बताया। तो देखिए मिस्र की जो सभ्यता है उसके बारे में हम थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था मेसोपोटामिया। तो मिस्र की जो सभ्यता है दोस्तों, मिस्र की सभ्यता का जो खोज है, आपको जो मिस्र की सभ्यता का
नील नदी आप जानते होंगे एक बहुत बड़ा गरिमा प्राप्त है इस नदी को, जिसको हम क्या बोलते हैं, नील नदी के नाम से जानते हैं। तो मिस्र की जो सभ्यता है इसकी जो खोज हुआ था कहाँ पे, नील नदी के किनारे। कहाँ पे, नील नदी के किनारे। और दूसरा हो गया। और तीसरा जो हमने सभ्यता बताया था, उसका सभ्यता का नाम हमने क्या बताया था, हड़प्पा सभ्यता बताया था। क्या बताया था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु की सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। जब हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो इसकी और भी ज्यादा डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु की सभ्यता का भी नाम से जाना जाता है। और इसकी जो खोज हुआ था रावी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। कहाँ पे, रावी नदी के किनारे इसका क्या हुआ था, खोज हुआ था। और किसने क्या था, तो राय बहादुर ने क्या था, राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया हुआ था, है ना। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किस चीज का खोज किया था, किस चीज का, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। इसका दूसरा नाम आपको सिंधु सभ्यता की। और तीसरा सभ्यता की अगर बात हो गया तो चौथी की अगर बात करें तो चौथी सभ्यता का नाम है दोस्तों चीन की सभ्यता। और चीन की सभ्यता का नाम था, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चीन की सभ्यता हमने क्या बोला है, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता का जो खोज हुआ था किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा वांग हो नदी के किनारे। क्या हमने बोला है, वांग हो नदी। हाँ बोलिए, वांग हो नदी। देखिए हाँ वो आकर वांग और ऐसे डैश देकर के वो नदी, याद रखिएगा दोस्तों। हमने क्या बोला है, चीन की सभ्यता का जो खोज हुआ था किस नदी के किनारे, वांग हो नदी के किनारे इसका खोज हुआ था। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं दोस्तों, वांग हो नदी का एक और नाम है, जैसे हम क्या बोलते हैं, किसी का नाम रहता है, आपको मान लीजिए अभिषेक भट्ट, क्या मतलब बिट्टू बोल देता है, किसी का प्यार से गोलू बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। ठीक इसी तरह से उनका भी, यानी वांग हो नदी का भी एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं, यांगटी सिकियांग। क्या हमने बोला, यांगटी सिकियांग। यांगटी सिकियांग, ये क्या नाम है दोस्तों, ये यांगटी सिकियांग। ये किस सभ्यता का खोज हुआ किस नदी के किनारे, तो चीन की सभ्यता के किनारे इसका क्या हुआ था, खोज हुआ था। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, चीन की सभ्यता के बारे में और मिस्र की सभ्यता के बारे में हम लोगों ने उसका कहाँ पर खोज हुआ था इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने इसका मेसोपोटामिया सभ्यता की खासियत के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता जो है उसकी खासियत क्या है और उसका खोज किस प्रकार से हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इन सब चीजों को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नीचे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका। चलिए।